नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर आचार्य शैलेश तिवारी जी से विशेष चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी हां, आज हमारे इस खास आयोजन में विकसित भारत 2047 की हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के पहले गेस्ट वो हैं जिन्होंने लगभग 50 वर्ष अपना कानूनी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को स्थापित किया है अपने काम से। जी हां, मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले अपने इस मंच पे श्री नाहर सिंह यादव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम जब हालांकि लाइव हैं सर, इस समय देश के करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं साधना के सभी नेटवर्क पे। सर, सबसे पहले जो मैंने टॉपिक ये रखा है खास तौर से विकसित भारत 2047, क्या कहना चाहेंगे आप सर इसके बारे में? देश में शिक्षा का पैसा, अब उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो जब तक पूरे देश में एक शिक्षा, एक क्लास, एक शिक्षा, एक एजुकेशन का प्रभाव नहीं मान के चलेंगे जब तक आप, और जब तक पूरे देश में गरीब और आम आदमी को स्वास्थ्य का नहीं होगा तब तक आपका ये ज्ञान करना कि हम विकसित भारत की सोच करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हम सब की मूर्खता है। हमको विकासशील होते हुए, विकास के पद पर आगे बढ़ते हुए और प्राइमरी शिक्षा, ग्रेजुएशन शिक्षा और स्वास्थ्य, जब तक हम इस पर निर्भर नहीं हो जाएंगे, ये देश इस पर निर्भर नहीं हो जाएगा, तब तक हम स्वस्थ भारत की या विकसित भारत की कल्पना करनी चाहिए। वो कल्पना नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमको अभी केवल विकासशील के बिंदु पे आगे बढ़ना चाहिए। सर, हम बात करें क्योंकि जब भी कोई बात होती पूरे देश में, आम जनमानस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे पहले अपने आप को अपेक्षा करता है सरकार के साथ। और अगर मैं बात करूं जुडिशरी की, क्योंकि आप जुडिशरी के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर और कानूनी प्रक्रिया को लेकर अक्सर ये सवालिया निशान जुडिशरी पे उठाया जाता है। लेकिन क्या उसके लिए हम लोकल पुलिस को दोषी ठहराएं, समाज को दोषी ठहराएं, सरकार को दोषी ठहराएं, या सचमुच कानूनी दांवपेचों को हम दोषी ठहराएं? क्या कहना चाहिए? आखिरकार हमारे देश में कानूनी प्रक्रियाओं में इतना विलंब क्यों हो रहा है और न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? सारी न्यायपालिका एक किस्म से ध्वस्त हो चुकी है और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जैसे जस्टिस माननीय जस्टिस काटजू जी कहते हैं कि न्यायपालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काटजू की बेंच को यह कहना पड़ा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सड़ान आ रही है, वहां नाक बंद करके जाना पड़ता है। स्थिति यह है कि सन 2000 में गाजियाबाद की मैं एक छोटी घटना बता दूं। गाजियाबाद में नजारत घोटाला हुआ और उस नजारत घोटाले में करीब 150 से 200 करोड़ रुपए के सरकारी घोटाला हुआ। और वो घोटाला खुला कब कि वहां एक रमा जैन नाम की एडीजे थी, उस पर डिस्ट्रिक्ट जज का चार्ज मिला। उनको वो कोई काम कराना चाहती थी, नजारत वालों ने मना कर दिया और उन पर हॉट टॉक्स हुई। जान पूछ के हुआ, मैं अध्यक्ष था, ये सब चीज तलाशी गई तो पता लगा कि वो तो कई करोड़ रुपए का नजारत घोटाला है। और उसमें जब उनकी एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज कराई रमाजन जी ने, लेकिन रमाजन जी उसको नहीं कर पा रही थी। मुझको मजबूरी में 2007 में हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़ी। हाई कोर्ट में रिट फाइल करने के बाद में हाई कोर्ट ने वो रिट खारिज की, कई महीनों में खारिज की। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट आए और आप ताज्जुब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बालाकृष्ण जी चीफ जस्टिस थे। 4 महीने में हमारी उस रिट का नंबर आया कि वो सुनवाई हो जाए और हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट ने यह कोशिश की कि वो रिट में सुनवाई ना हो, न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की परतें ना खुलें। ये स्थिति न्यायपालिका की हो चुकी है। और उसमें क्या हुआ कि जो सिटिंग जज थे, हाई कोर्ट में 10-12 जज थे जिनके खिलाफ आज भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे परिवार के जज, जब मैं नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काटजू साहब उनको चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं, जस्टिस हरकोली जैसे लोग, एक एक जज के यहां 20-20, 25-25
एसी गए हैं सरकारी पैसे से, और उन सबको निकाल दिया गया है। और मार कौन दिए? जो जज थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज से गए थे, उन पर 10-12 हाई कोर्ट के जज पे मुकदमा चल रहा है। कि ये हिंदुस्तान की ऐसी पहली मिसाल है कि जहां न्यायिक जज, हाई कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, लेकिन आज तक 2007 से लगा के और 2025 आ गया है, किसी हाई कोर्ट जज ने, किसी चीफ ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको कंडेम नहीं किया है। यह हालत आपके न्यायपालिका की हो रही है। न्यायपालिका में आप जमानत मांगने जाइए, वो कहते हैं कि साहब आप गौशाला में 1 महीने नौकरी करिए। आप न्यायपालिका में आप अपनी रिट खारिज करो, जाते हैं साहब हमारी FIR क्वेश कर दी जाए, न्यायपालिका कहती है कि साहब आप जाति की बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल यह है कि न्यायपालिका आज की स्थिति यह हो गई है न्यायपालिका की। एक जज है हमारे हाई कोर्ट, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक जज साउथ में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मंदिर पे दिया जलाने की बात करते हैं। हाई कोर्ट में सीधा, न्यायपालिका में सीधा ये है कि आप किस लिए गए, आपने क्या रिलीफ मांगा, उसके अलावा नहीं दे सकता। अब एक हमारे जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ के ने कहा कि सब जाति पे बात नहीं होनी चाहिए। मैं गया बेल मांगने, आप कैसे जाति पर चर्चा करेंगे? एक न्यायपालिका में यह होड़ लग गई है कि किस तरीके से पब्लिकली स्टंट करके आप अपना नाम छपवाएं, और जाति नहीं रही है। अब तो न्यायपालिका भी धर्म के नाम पर काम करने लगी है। तो ये बड़ा विकसित भारत के लिए मैं ये बता रहा हूं, ये बड़ा शुभ संकेत है कि ये अच्छा स्थिति न्यायपालिका की नहीं है। सर, एक मुद्दा खासतौर से जब हम किसानों का मुद्दा बड़ा देश में हमेशा लोगों ने उसके ऊपर राजनीति भी की है। सिर्फ किसानों के मुद्दे पर ही देश के प्रधानमंत्री तक बन गए, तमाम ऐसे लोग थे, उनके परिवार के लोग आज भी मंत्री पद पर हैं। और किसानों की जब राजनीति होती है तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका एक इस्तेमाल करता है। जब विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं तो किसानों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। किसानों की दशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, भारत के बारे में यह स्पष्ट कहा गया है, ये कृषि प्रधान देश है, और इसका बहुत खुला नमूना पूरे दुनिया के सामने जब कोरोना काल चला तब इस देश के किसानों ने यह साबित किया कि असली देशभक्त वो हैं जिन्होंने अपहरण की स्थिति में, जिन्होंने आपात स्थिति में इस देश की GDP को खड़ा रखा। अब उस किसान की आप देख लीजिए, उस किसान की आय के बारे में क्या है, उस देश के देहात के बारे में क्या। किसान की आय आज भी 50 रुपए, 27 रुपए कहता है इंडेक्स, लेकिन मैं ये समझता हूं कि 27 से 30 रुपए के बीच में किसान की आय है। और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत में जब तक भारत विकसित देश नहीं हो सकता, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता। खुशहाल हो जाएगा इस देश का किसान। चौधरी साहब कहा करते थे, मैं चौधरी साहब के साथ राजनीति की है, चौधरी चरण सिंह साहब के साथ, नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने भी उन्हीं के साथ राजनीति की है। हम लोग किसान परिवार से आए हैं। वो कहा करते थे, और सही बात है, सरदार पटेल कहा करते थे, इस देश की उन्नति का रास्ता, इस देश के विकसित होने का रास्ता केवल देहात और किसान से होकर निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकल सकता। सर, हम बात उत्तर प्रदेश के विकास की भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम विकसित भारत 2047 की करते हैं, निश्चित रूप से देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। हमारे अगर हम बात करें सरकारें जो बनती हैं उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका रहती है। हाल ही में देश की जो सबसे दूसरी और तीसरी पार्टी है उसके भी जो मुखिया हैं और जो सबसे प्रमुख लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। सर, उत्तर प्रदेश में विकास के स्तर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी मैंने ये कहा कि विकास को आप तभी नाप सकते हैं जब आप आम जनता का विकास हो। आम जनता का विकास कहां से होगा? पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये देखिए कि कितनी नौकरियां बची हैं, जिनके सीटें खाली पड़ी हैं। एक आदमी को नौकरी मिलने का मतलब ये है कि एक परिवार, और एक परिवार अगर उत्तर प्रदेश में 5 लाख नौकरी सरकारी बाकी है तो 5 लाख परिवार है। सारी स्थिति ये है, पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां बाकी। सरकार को सबसे पहले ये चाहिए, ये ठीक बात है कि सरकार सरकारी नौकरियां सबको नहीं दे सकती,
लेकिन जो सरकारी नौकरियां इस सरकार को से पहले तय थी, इस सरकार से पहले भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में थी, उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? उनका कारण सिर्फ एक है कि यह सरकार विकसित नहीं करना चाहती। यह सरकार कुछ इस देश के पूंजीपतियों को इस देश की बागडोर सौंपना चाहती है, और उसका कारण यह है, अब मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि रोजगार होगा तब देश विकसित होगा ना, शिक्षा होगी तब देश विकसित होगा ना। मैं ये कह दूं कि सरकार ये कह रही प्रधानमंत्री से बीमारी का इलाज करा लिए। एक आदमी आज भूख के मामले में 123 देशों में हिंदुस्तान 102वें नंबर पे है, तो आप विकसित की बात कर रहे हैं। अगर भिखारियों में हमारा नंबर है तो हम 102वें नंबर पे हैं, और कुल भिखारी कितने? 123। तो विकसित में आपने, जब तक इस देश में एक समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य नहीं होगा, मैं ये कहता हूं आप सोने का बना लीजिए, ये देश विकसित नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप आम आदमी को, जो भी कहा है आपने कि किसान की जब तक आय नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं आप देश तो विकसित हो सकता। केवल आप ये कह दें कि हमने परमाणु ऊर्जा, ठीक बात है, परमाणु ऊर्जा है, सड़क का निर्माण है, ये विकसित में आते हैं, लेकिन जब तक आम आदमी विकसित नहीं है तो देश विकसित नहीं हो सकता है। सर, एक बात यहां निकल के आती, खासतौर से हम आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देश को देखें तो विपक्ष इस बात का अक्सर आरोप लगाता रहता है कि डॉलर इतना महंगा हो रहा है, यूरो इतना महंगा हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता सर, क्योंकि अब 50 वर्ष आपको सिर्फ एक क्षेत्र में हो चुके हैं, आप अपने आप में आपने देश की सामाजिक व्यवस्था को देखा है, तमाम सरकारों को आपने देखा है, कई सरकारों में आपने काम भी किया है, क्या आर्थिक रूप से हमारा देश प्रगति हुआ है, नहीं हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, प्रगति तो जब हम 47 में आजाद हुए उसके बाद देश ने प्रगति की है, और प्रगति करने के लिए आप ये देखिए भिन्न भिन्न सरकारों ने भिन्न भिन्न पीएसक्यू बनाए हैं, रेल बनाया है, हवाई जहाज बनाया है, हवाई अड्डे बनाए हैं, ये सारी चीज बनाए। उन्होंने लोगों को काम दिया, उन्होंने देश को डेवलप किया। आजादी से पहले सुई भी नहीं बनती थी, ये सही बात है। लेकिन मेरा पिताजी 50 बीघे जमीन छोड़ के गए, और मैं 50 बीघे जमीन में रोज 10 बीघे जमीन बेच दूं, 5 बीघे बेच दूं, हर छठे महीने बेच दूं, और मैं ये कहूं कि साहब मेरे पास तो 500 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, ये डेवलपमेंट ये नहीं है, ये विकसित नहीं है। विकसित क्या होता है कि मेरा पिता 50 बीघे जमीन छोड़ के गया, मैं उस जमीन को अच्छी तरीके से डेवलप करूं, मैं 10 बीघे जमीन और बनाऊं। केवल सरकारी संस्थानों को बेच के आप ये कह दें साहब डेवलपमेंट हुआ है, मैंने मेरे पे, या आप डेवलपमेंट को कहां से नापेंगे? डेवलपमेंट को आप दो चीज से नापेंगे, दो चीज के अलावा तीसरी चीज डेवलपमेंट नापने का कोई पैमाना नहीं है कि आपकी आमदनी क्या है, और जब आपकी आमदनी निकलेगी तब आपका खर्चा निकलेगा। सर, आपने सारे वो सरकारी संस्थान बेच दिए, और आप कहते हैं हम तो जीडीपी, उस पर जीडीपी पे पहुंच गए देश के तीसरे नंबर पे। आप भारत उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार बताए ना कि हमने कितने लोगों को काम दिया, ये बताए ना। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि जब दूसरी सरकारें थी, जब हम भूखे थे, जब हम नंगे थे, जब हम पे काम नहीं था, तब डॉलर की कीमत 30 रुपए, 28 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। अब कहते हैं साहब 2014 से इतना तेजी से देश बढ़ा है और कीमत क्या बढ़ गई? 100 रुपए। आप ये समझेंगे आप देश दुनिया में कहां खड़े हैं। और फिर मैं वही कहता हूं कि देश का किसान अगर खुशहाल होगा, इस देश का अगर मजदूर खुशहाल होगा तो देश विकसित हो जाएगा। और अगर केवल हम यही कहें कि आज आपने विकसित भारत पे कर दिया, कल को प्रधानमंत्री विकसित भारत पे कहें, अब आप दूसरे देखिए ना। सब सामाजिक न्याय की बात करिए, आपने लिखा है सामाजिक न्याय। आप सबके सामने मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा सुश्री अशोक पाठक जी का। सही, आप रखें। अशोक पाठक जी लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। कुबेर टाइम्स नामक एक अखबार में ये उस अखबार के वो प्रबंधक थे। और मैं आप बताते चलूं आपको सर, अगर आप मुझे करेक्ट करिएगा यहाँ पे,
दैनिक जागरण की जो अखबार की जो आज जो सबसे बड़ा देश का अखबार है, मैं ये कहूंगा कि कुबेर टाइम्स के नाते वो अखबार स्थापित है, क्योंकि देश का सबसे अत्याधुनिक अखबार सेटअप आपने लखनऊ में लगाया था। मैंने पत्रकारिता की शुरुआत जब की थी तब ये हमारी सोच थी, क्योंकि उस समय सहारा जैसा बड़ा ब्रांड वहां पे था और सहारा जैसे बड़े ब्रांड के सामने आपने कुबेर टाइम्स को स्टैब्लिश किया, क्योंकि अत्याधुनिक मशीनें आपने लगवाई थी। और जब कुबेर ग्रुप के ऊपर कुछ बादल, संकटों के बादल मंडराए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार उनके पीछे थी, तमाम मीडिया हाउसेस पीछे थी, तो जो कुबेर टाइम्स की जो अत्याधुनिक मशीनें थी उसके नाते दैनिक जागरण ने अपना जो स्थान बनाया और आज वो देश का सबसे नंबर 1 अखबार बना है। लेकिन उसमें भूमिका अगर अदा की है तो श्री अशोक पाठक जी ने। सर, मैं क्योंकि मीडिया समूह का कार्यक्रम होता है, आपने भी मीडिया में रह करके, और मैं एक बात और बताते चलूं, क्योंकि व्यावसायिक होकर के सरकारों के विरुद्ध लड़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है 2009 में मायावती जी की सरकार थी और उन्होंने आपसे बस इतना बोला था कि आप उनसे आके माफी मांगे, जैसा उन्होंने पोटा लगते समय राजा भैया और पूरे जो जितने विधायक थे उनसे कहा था अगर वो माफी मांगेंगे तो उनको वो लोग पोटा नहीं लगाएंगे। आपके ऊपर भी ऐसे ही कहा गया था कि आप उस समय की तत्कालीन सरकार जो विपक्ष मुझसे पहले थी कि उनका साथ छोड़ के आप आइए, लेकिन आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी का। और मैं पहले अखबार से पत्रकारिता 10-12 साल में काफी बदल गई है। एक जमाना था कि एक संवाददाता जो है वो मुख्यमंत्री से बात कर लेता था या अपनी बात रख लेता था। एक छोटी सी घटना है, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मेरा अखबार चल रहा था, तो मैंने उनसे समय मांगा। उस समय हेमंत सिंह उनके पीआरओ हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा आज समय नहीं है, कल का हम दे सकते हैं। तो हमें कुछ जरूरी काम था अखबार से ही संबंधित, बिजली विभाग का कुछ बकाया था, क्योंकि उस समय अखबार चलाना बहुत टेढ़ी खीर थी। 12 लाख रुपए महीने का घाटा होता था, तो इतना विज्ञापन मिलता नहीं था। तो हमने हेमंत जी से कहा बहुत जरूरी है वरना रात में बिजली कट जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज व्यस्त हैं मुख्यमंत्री जी, कल मिलेंगे। तो फिर हमारे संपादक थे नरेंद्र भदौरिया जी, बहुत सीनियर पत्रकार, घनश्याम पंकज जी थे। तो मैंने उन्हें बुलाया और हमने कहा कि एक आप स्टोरी बनाइए। उस समय उत्तराखंड बन रहा था और आरके सिंह राजनाथ जी के प्रमुख सचिव थे, और जिस समय मुजफ्फरनगर कांड हुआ था आरके सिंह वहां के डीएम थे और उन्होंने वहां गोलियां चलवाई थी। तो मैंने अगले दिन फ्रंट पेज पे एक हेडिंग लगी कि उत्तराखंड के शहीदों के खून से जो है वो मुख्यमंत्री का दामन अछूता नहीं है। मुझे लगता है कि आचार्य शैलेश तिवारी जी को किसी इंट्रोडक्शन की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप देश के में किसी भी चैनल को, खास तौर से अगर आप उनको स्विच ऑन करेंगे तो आप आचार्य शैलेश तिवारी जी को पाएंगे जरूर। और अपने धर्म की बात को जितनी बेबाकी से इन्होंने रखा है और बहुत विरोध भी झेला है, बहुत कष्ट भी झेला है, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने स्थापित किया। और मैं आपको बताते चलूं, अगर आज इनको साधना परिवार अपने मंच पे बुलाता है और वर्तमान परिवेश में इनको इस देश के सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़े व्यवसायी भी कोई बुलाए तो इनका मंच यह है कि मुझे किसी प्रलोभन में किसी के पास नहीं जाना। लेकिन आपका आज एक धार्मिक चैनल है और आपके माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। और आज इनके लगभग 6 चैनल्स पे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी ने मुझे समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इसके लिए आपका बहुत ऋणी रहूंगा, क्योंकि आपने मंच पे आपने बात आप यहां पे आए। सर, विकसित भारत 2000। धन्यवाद बृजमोहन जी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले यहां उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप रवि तिवारी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, और यहां पर उपस्थित सभी देवतुल्य महानुभावों को, लक्ष्मी स्वरूपा देवियों को अभिनंदन करता हूं। आने वाला वर्ष
2026 आप लोगों के जीवन में खुशियां लाएं, आप लोग आरोग्यपूर्ण रहे, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद ब्रजमोहन जी, आपने अपने इस स्टेज पर मुझे मौका दिया राष्ट्र के बारे में बोलने के लिए। और जो पिछली 11 वर्षों से मोदी सरकार जी का काम है, उस पर मुझे लगता है आप चर्चा करेंगे। आप आगे प्रश्न पूछें। सर, 2014 के बाद से आचार्य जी देश में धर्म को लेकर के दो हिस्से बन गए। एक बड़ा हिस्सा कहता है कि धर्म जरूरी है, ईश्वर जरूरी है। एक दूसरा हिस्सा कहता है कि ये पाखंड है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ईश्वर के बिना सब कुछ नश्वर है, लेकिन ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहां तक कि एक पत्ता भी हिलता है तो बिना ईश्वर की अनुमति से नहीं हिलता। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। आप बता दो कि कैसे भगवान है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि आपको यह हवा नहीं दिख रहा है, इसका साइज नहीं दिख रहा है, वजन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में डाल देते हैं तो उसका वजन भी दिखता है, उसको लिक्विड रूप में भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर अनुभूति का एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। अपने मन के अंदर ईश्वर का वास समझते हैं। और यह शरीर नश्वर है। जिस समय मनुष्य के शरीर के अंदर वायु का आगमन बंद हो जाए तो वह नश्वर बन जाता है। इसलिए ईश्वर जो है वह जगत के पालनहार हैं, जगत के अविनाशी हैं, जगत के भाग्य विधाता हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वह स्वयं को नहीं जानते कि वह इस धरती पर क्यों आए हैं। जैसे पशु पक्षी लोग आते हैं और निकल जाते हैं, कुछ जीव जंतु आते हैं निकल जाते हैं, कीट पतंग आते हैं निकल जाते हैं, वह ईश्वर को नहीं समझ पाते। ठीक उसी प्रकार वह मनुष्य ईश्वर को नहीं समझ सकता तो वह कीट पतंग से भी बदतर है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर को नहीं मानने वाला, जो नहीं मानने वाला है वह भी जब संकट में होता है तो ईश्वर को ध्यान करता है, ईश्वर को जपता है, ईश्वर से गुहार लगाता है। अगर किसी व्यक्ति को शरीर में दर्द हो, भले ही वह भगवान को नहीं मानता, उसके ऊपर बहुत सी बड़ी कठिनाइयां आती है तो ईश्वर को जरूर ध्यान करता है। मेरा मानना है कि ईश्वर के नहीं मानने वाले ना के बराबर हैं और जो ना हैं वह मनुष्य रूपी नहीं के बराबर ही हैं। और जो 2014 की बात कह रहा हूं, निश्चित तौर पर 2014 के बाद पूरे भारत में एक जन जागृति आई है। जब मंदिर में लोग नहीं जाते थे, सुनसान हुआ करता था, आज मंदिरों में इतना जगह है। मैं भारत के करीब करीब सभी मंदिरों में गया हूं। पहले मुझे करीब करीब सभी मंदिरों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था और आराम से दर्शन होता था। आज उसके लिए सोचना पड़ता है कि वहां जाएंगे तो बहुत लोगों को परेशानी ना हो, तो आम जनमानस बनकर ही जाइए। जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मैंने 125 से ज्यादा रुद्राभिषेक बाबा के पास बैठ करके 2013 से पहले किया, यानी 5 से 13 तक। लेकिन अब आप जाते हैं तो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आपको समय मिलता है, उससे ज्यादा आप समय नहीं वहां रुक सकते। तो इसका मतलब यह है कि 2014 के बाद भारत में सनातन धर्म का जन जागरण हुआ है और निश्चित तौर पर भारत का सनातन धर्म का विकास बहुत हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि सनातन धर्म का सिर्फ विकास नहीं बल्कि सबका विकास और सबका साथ मिला है। देखिए, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद 2024 में उद्घाटन हुआ, तो आप जान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, क्यों हुआ और उससे क्या फायदा, कोई हॉस्पिटल बन जाता। भाई, राम मंदिर निर्माण हुआ है तो वहां पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। आप बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को रोजगार मिला है, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ फूल वालों को। सिर्फ फूल वालों को और ब्राह्मणों को नहीं रोजगार मिला है, वहां कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, वहां रोड बन गया है, वहां पर बिजली की खपत बढ़ गई है, वहां पर जो मिठाई है, फूल है, उसके अलावा
पर्यटन के लिए 5 स्टार होटल हैं, सामान्य छोटे बड़े होटल हैं, मंझले होटल हैं। तो इस प्रकार से 10 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार की प्राप्ति केवल और केवल अयोध्या में हुआ है। और जैसा मैंने इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है, मैंने ज्योतिष पर विशेष वैदिक तंत्र पर आचार्य की पढ़ाई की है, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई IIMC से किया है। तो मेरा जो आकलन है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा 5 साल में केवल और केवल राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर से आवागमन व्यापार का हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।